नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल जी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेटअप जीके में। दोस्तों, जीएस वर्ड की भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की चौथे अध्याय की वीडियो बनने जा रही है और आशा करता हूं कि पिछले 3 अध्याय आपको बहुत ही समझ में आए होंगे और लाभकारी साबित हुए होंगे। इसी क्रम में आज हम चौथे अध्याय की बात करेंगे। आइए देखते हैं चौथा अध्याय क्या है। तो चौथा अध्याय हमारा है संघ एवं उसका क्षेत्र या उसका राज्य क्षेत्र। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो आइए देखते हैं कि चौथे अध्याय में क्या क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र में कहाँ तक क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ तथा उसके राज्य क्षेत्रों के विस्तृत के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया का वर्णन किया गया है और इसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से कई मायनों में भिन्न है। जैसे अमेरिका में केंद्र व राज्य दोनों में अलग अलग संविधान व दोहरी नागरिकता है, जबकि भारत में केंद्र और राज्यों के लिए एक संविधान तथा एकल नागरिकता है। अनुच्छेद 1 के तहत भारतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है: राज्यों का क्षेत्र, संघीय क्षेत्र एवं अभिग्रहित क्षेत्र या भविष्य में अधिग्रहित किए जाने वाले क्षेत्र हैं। ये 3 तरह के वर्गों में बांटे जा सकते हैं। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है। फलतः यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है। ये हमारे अनुच्छेद 1 में दिया हुआ था सभी चीज़। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 में क्या कह रहा है कि संसद को 2 तरह की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 2 है संसद को 2 तरह की शक्ति प्रदान करता है। प्रथम, नए राज्यों को गठित करने की शक्ति। दूसरा, द्वितीय जो है कि नए राज्यों अथवा क्षेत्रों को भारतीय संघ में शामिल करने की शक्ति। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को नए राज्य क्षेत्र के निर्माण पुनर्निर्माण संबंधी शक्ति देता है। संसद को नए राज्य क्षेत्र के निर्माण पुनर्गठन संबंधी शक्ति देता है, किंतु भारतीय संविधान संसद को भारत के किसी भी भूभाग को किसी अन्य देश को हस्तांतरित करने की शक्ति नहीं देता है। स्पष्ट इसकी व्याख्या वेरुवाड़ी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने की थी। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है अगर किसी भी अन्य देश को हस्तांतरित करने की बात की जाती है। तो इस प्रक्रिया के तहत 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 द्वारा पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान को हस्तांतरित किया गया और 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत से बांग्लादेश को कुछ भूमि हस्तांतरित की गई थी। आइए आगे देखते हैं भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उद्भव कैसे हुआ था। तो भारत की आज़ादी के समय भारतीय संघ के गठन को लेकर अनेक गतिरोध थे। ब्रिटिश प्रांत तथा 552 देशी रियासतों में से अधिकांश 549 का भारतीय संघ में विलय कर लिया गया था। मतलब 552 में से 549 का भारतीय संघ में विलय कर लिया था, परंतु जो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को लेकर इन लोगों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। हालांकि आगे चल के फरवरी 1948 में जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ और 1948 में हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही द्वारा, तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा और हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही द्वारा तथा कश्मीर को विलय पत्र द्वारा संघ में शामिल कर लिया गया था। आगे देखते हैं भाषाई अधिकार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो इसके लिए भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के कुछ आयोग बनाए गए थे, जिसमें से एस्केधर आयोग जो कि जून 1948 में इसने भाषाई आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर अनुशंसा की थी। जेवीपी समिति जो थी दिसंबर 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन का खंडन किया था। भाषाई के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। फिर आता है फजल अली आयोग जो 1953 में आया था। इसके अन्य सदस्य KM पणिक्कर एवं HN कुंजरू 1955 में अपनी रिपोर्ट में इस आयोग ने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की थी। तो अब आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों में भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग की जाने लगी थी और फलतः भारत सरकार को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवस्था या समस्या का निराकरण करने के लिए विभिन्न आयोग का गठन किया गया था।
वर्ष 1953 में पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगी भाषा अलग राज्य की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे और उनकी मृत्यु के फलस्वरूप फैली अराजकता ने सरकार को भाषाई आधार पर पहले राज्य के पुनर्गठन के लिए विवश होना पड़ा और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। आगे चलकर 1960 में महाराष्ट्र व गुजरात का भाषाई आधार पर विभाजन कर अलग अलग राज्य के रूप में गठन किया गया था। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्य का वर्तमान स्वरूप क्या है। पूर्वोत्तर राज्य का वर्तमान स्वरूप देखते हैं तो जब भारत 1947 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था तब पूर्वोत्तर में केवल 3 प्रकार के राज्य मौजूद थे, जहां एक और मणिपुर और त्रिपुरा देशी रियासतें थीं। वहीं बहुत बड़े भूभाग के रूप में असम प्रांत प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासित राज्य हुआ करता था, जिसकी राजधानी जो है शिलांग यह मेघालय की वर्तमान राजधानी है जो है हुआ करती थी। स्वतंत्रता के बाद असम के मूल क्षेत्र के अतिरिक्त जातीय और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन समय समय पर किया गया। वर्ष 1963 में नागालैंड अलग राज्य बना और नागालैंड की तर्ज पर 1972 में मेघालय भी एक राज्य बन गया। मिजोरम 1972 में एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया और 1987 में ही अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ उसे एक राज्य का दर्जा शामिल हुआ। अब बात करते हैं अलग अलग राज्यों की, कैसे कैसे उनका जो है पुनर्गठन हुआ या गठन हुआ है। तो नागालैंड की बात करें तो भारत की आज़ादी के दौरान नागालैंड असम के प्रांत के अंतर्गत था। यह असम के अंतर्गत था, लेकिन नागा लोग अपना विकास चाहते थे, इसी कारण से वे किसी केंद्रीय सरकार से जुड़ना चाहते थे और वर्ष 1955 में भारत सरकार ने भारतीय सेना की एक टुकड़ी नागालैंड भेजी और वर्ष 1957 में भारत सरकार और नागा लोगों के बीच विलय की बातचीत शुरू हुई, जिसके अंतर्गत नागालैंड ने 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना और नागालैंड राज्य का गठन नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेंसनोंग क्षेत्रों को मिलाकर किया गया। हालांकि 1961 तक नागालैंड असम के राज्यपाल के नियंत्रण तक शासित होता रहा। बात करते हैं मेघालय की। मेघालय का गठन असम राज्य के 2 बड़े जिलों संयुक्त खासी एवं खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स को असम से अलग करके 21 जनवरी 1972 को किया गया था। मेघालय राज्य का जो है गठन असम राज्य के जो 2 बड़े जिले थे खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स को असम से अलग करके 21 जनवरी 1972 को किया गया था। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पूर्व 22वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1970 में एक अर्ध स्वायत्त दर्जा दिया गया था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के अधीन आने से पूर्व गारो, खासी एवं जंदिया जनजातियों के अपने राज्य हुआ करते थे। 19वीं शताब्दी की बात हो रही है और कालांतर में ब्रिटिश ने 1935 में तत्कालीन मेघालय को असम के अधीन कर दिया था। तब इस क्षेत्र को ब्रिटिश राज के साथ एक संधि के तहत अर्ध स्वतंत्र राज्य दर्जा जो है प्राप्त हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन होने पर मेघालय नवगठित प्रांत पूर्वी बंगाल एवं असम का भाग था। उस टाइम जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस टाइम जो है मेघालय नवगठित प्रांत जो है पूर्वी बंगाल और असम का भाग था। हालांकि इस विभाजन को 1912 में वापस लौट दिए जाने पर मेघालय पुनः जो है असम का राज्य बन गया था। असम का भाग पुनः बना था। 1947 में स्वतंत्रता के समय मेघालय वर्तमान में 2 जिले थे। मेघालय में असम के 2 जिले थे और यह क्षेत्र असम राज्य के अधीन होते हुए भी सीमित स्वायत्त क्षेत्र था। 1960 में एक पृथक पर्वतीय राज्य की मांग उठने लगी और 1969 में असम पुनर्संगठन मेघालय अधिनियम के अंतर्गत मेघालय को स्वायत्त राज्य बनाया गया। यह अधिनियम 2 अप्रैल 1970 को प्रभाव में आया और इस तरह जो है असम से मेघालय नाम के एक स्वायत्त राज्य का जो है जन्म हुआ। मिजोरम की बात करते हैं तो फरवरी 1987 को यह भारत का 23वां राज्य बना। 1972 को जो है 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले यह एक जो है असम का एक जिला था। मिजोरम जो था केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले असम का एक जिला था और 1898 में एक जिला बना दिया गया जिसका नाम लुसाई हिल्स जिला था। यह असम के मुख्य आयुक्त के प्रशासन में आ गया। 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू होने पर मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश बन गया। भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच 1986 में ऐतिहासिक समझौते के फलस्वरूप 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था।
अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को आधुनिक इतिहास 24 फरवरी 1826 को यांडाबू संधि यांडाबू की संधि 1826 को हुई थी। होने के बाद असम में ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद से प्राप्त होता है। वर्ष 1962 से पहले इस राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या नेफा के नाम से जाना जाता था। संवैधानिक रूप से यह असम का ही एक भाग था, परंतु सामरिक महत्व के कारण 1965 तक यहाँ पे प्रशासन की जो देखभाल है विदेश मंत्रालय करता था। 1965 के पश्चात असम के राज्यपाल के द्वारा यहाँ का प्रशासन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ गया था और वर्ष 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया। इस सब के बाद 20 फरवरी 1987 को यह भारतीय संघ का 24वां राज्य बना। त्रिपुरा की बात करते हैं। त्रिपुरा का बहुत पुराना और लंबा इतिहास है और इसकी अनोखी जनजाति संस्कृति है। इसके इतिहास को त्रिपुरा नरेश के बारे में राजमाला गाथाओं तथा मुसलमान इतिहासकारों के वर्णन से जाना जाता है। महाभारत और पुराणों में भी त्रिपुरा का उल्लेख मिलता है। ये बात सही है कि महाभारत और पुराणों में भी त्रिपुरा का उल्लेख मिलता है। राजमाला के अनुसार त्रिपुरा के शासकों को फा उपनाम से पुकारा जाता था, जिसका अर्थ पिता होता था। 19वीं शताब्दी में महाराजा वीरचंद्र किशोर माणिक बहादुर के शासनकाल में त्रिपुरा के नए युग का सूत्रपात हुआ था। तो अगर पूछ ले कि त्रिपुरा के नए युग का सूत्रपात किसके शासनकाल में हुआ तो हम बता देंगे कि महाराजा वीरचंद्र किशोर माणिक बहादुर के शासनकाल में त्रिपुरा के नए युग का सूत्रपात हुआ था। उन्होंने अपने प्रशासनिक ढांचे को ब्रिटिश भारत के नमूने पर बनाया और कई सुधार लागू किए। उनके उत्तराधिकारियों ने 15 अक्टूबर 1949 तक त्रिपुरा पर शासन किया। इसके बाद त्रिपुरा भारत संघ में शामिल हो गया और शुरू में यह भाग ग के अंतर्गत आने वाला राज्य था और 1956 में उन राज्यों के पुनर्गठन के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश बना और 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। मणिपुर की बात करें तो 1947 में जब अंग्रेजों ने मणिपुर छोड़ा तब से मणिपुर का शासन महाराजा बोधचंद के कंधों पर पड़ा और 21 सितंबर 1949 को हुई विलय संधि के बाद 15 अक्टूबर 1949 से मणिपुर भारत का अंग बना। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर यह एक मुख्य आयुक्त के अधीन भारतीय संघ में भाग ग के राज्य के रूप में शामिल हुआ और बाद में इसके स्थान पर एक प्रादेशिक परिषद की गठन की गई, जिसमें 3 चयनित और 2 मनोनीत सदस्य होते थे। और इसके बाद 1962 में केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम के अंतर्गत 30 चयनित और 3 मनोनीत सदस्यों की एक विधानसभा स्थापित की गई थी। तो और 19 दिसंबर 1969 को प्रशासक का दर्जा मुख्य आयुक्त से बढ़ाकर उपराज्यपाल कर दिया गया और 21 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार ये मणिपुर का इतिहास है कि मणिपुर का कैसे गठन किया गया था। और सिक्किम की बात करते हैं तो 1947 में एक लोकप्रिय मत द्वारा सिक्किम के भारत में विलय को अस्वीकार कर दिया गया और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा प्रदान किया था। इसके तहत भारत सिक्किम का संरक्षक हुआ और सिक्किम के विदेशी राजनयिक अथवा संपर्क संबंधी विषयों की जिम्मेदारी भारत ने संभाल ली थी। वर्ष 1955 में एक राज्य परिषद स्थापित की गई, जिसके अधीन चोंग्याल को एक संवैधानिक सरकार बनाने की अनुमति दी गई थी। इस दौरान सिक्किम नेशनल कांग्रेस द्वारा पुनः मतदान और नेपालियों को अधिक प्रतिनिधित्व की मांग के चलते राज्य में गड़बड़ी की स्थिति पैदा हो गई थी। 1973 में राजभवन के सामने हुए दंगों के कारण भारत सरकार से सिक्किम को संरक्षण प्रदान करने का औपचारिक अनुरोध किया गया था। चोंग्याल राजवंश सिक्किम के अत्यधिक अलोकप्रिय साबित हुआ। चोंग्याल राजवंश था सिक्किम में अत्यधिक अलोकप्रिय साबित हो रहा था। सिक्किम पूर्ण रूप से बाहरी दुनिया के लिए बंद था और बाह्य विश्व को सिक्किम के बारे में बहुत कम जानकारी थी। भारतीय प्रधानमंत्री ने 1975 में भारतीय संसद को यह अनुरोध किया कि सिक्किम को भारत का एक राज्य स्वीकार कर उसे भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। अप्रैल 1975 में भारतीय सेना सिक्किम के प्रविष्ट हुई और राजमहल के पहरेदारों को निशस्त्र करने के पश्चात गंगटोक को अपने कब्जों में ले लिया। 2 दिनों के भीतर संपूर्ण सिक्किम राज्य भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया था और सिक्किम को भारतीय गणराज्य में सम्मिलित करने के प्रश्न पर हुए जनमत संग्रह का सिक्किम की 97.5% जनता ने समर्थन किया था।
और कुछ ही सप्ताह के उपरांत जो है 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को औपचारिक रूप से भारतीय गणराज्य का 22वां प्रदेश बना गया और सिक्किम में राजशाही शासन का जो है अंत हो गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद और मतलब संघ एवं इसके क्षेत्रों से संबंधित जो है अनुच्छेद और उनके विषय। पहले अनुच्छेद में संघ क्षेत्र का नाम था और दूसरे में था नए राज्य का गठन और नामांकन, और तीसरे में था संसद विधि द्वारा बनाए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं के नामों में परिवर्तन। चौथी है कि पहली अनुसूची अर्थात संघराज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र का नाम, और चौथी अनुसूची में संशोधन तथा अनुच्छेद 2 और 3 द्वारा बनाई गई विधियाँ। अब बात करते हैं भारत में जोड़े गए नए राज्य एवं परिवर्तित नाम। आंध्र प्रदेश की तिथि 1953 है, केरल 1956 और कर्नाटक 1956, गुजरात और महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 1962, हरियाणा 1966, तमिलनाडु का जिसका पूर्ण नाम मद्रास था 1968, हिमाचल प्रदेश 1968, मणिपुर 1971, छत्तीसगढ़ 2000। ये सभी राज्य जो है इस तिथि को जोड़े गए थे भारत में। और मेघालय 1969, त्रिपुरा 1971, लक्षद्वीप 1973, सिक्किम जो 22वां राज्य था वो 1975 में, और मिजोरम की बात करें तो 1986, अरुणाचल प्रदेश 1987, गोवा 22वां राज्य जो बना था वो 1987, उत्तराखंड 2000, झारखंड 2000 और तेलंगाना जो है 2017 को जो है भारत में जोड़ा गया था। स्मरणीय तथ्य की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत जो है राज्यों का संघ है। भारतीय संघ में नए राज्य के सृजन हेतु प्रथम अनुसूची को संशोधित करना पड़ता है और भारत में संघीय राज्यों का प्रशासन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन 1953 में किया गया था। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 पारित हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की अनुसूचियों के आधार पर 1 नवंबर 1956 में 14 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का जो है गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में क्षेत्रीय परिषदों के गठन का सुझाव दिया गया है और क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और जिसका अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई केंद्रीय मंत्री होगा तथा राज्यों के मुख्यमंत्री इसके जो है उपाध्यक्ष होते हैं। क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय मंत्री होता है और उसका जो उपाध्यक्ष होता है वो राज्यों का जो है मुख्यमंत्री होता है। उनका 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए और इसके साथ ही भारत में अब कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे, लेकिन दमन दीव और दादर नागर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिससे अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घटकर 8 हो गई है। अब 1956 में जो है भारतीय क्षेत्र क्या था, तो आइए देखते हैं। राज्यों की बात करें तो राज्य में क्या था कि जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। संशासित क्षेत्र की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप या लक्षद्वीप निकाय और अमानी द्वीप समूह, मणिपुर और त्रिपुरा। और अभी की बात करें तो उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये वर्तमान की स्थिति है। और वर्तमान में संशासित क्षेत्र क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादर और नगर हवेली। तो इस प्रकार ही हमारा चौथा अध्याय जो है ये ख़त्म होता है और 5वें अध्याय की वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। और जब तक आप इस चारों अध्यायों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति होती है। धन्यवाद।